हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डोनेवा अकेडमी। फैक्ट्री एक्ट 1948 की आज हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हम चैप्टर 9 स्पेशल प्रोविजंस और चैप्टर 10 पेनल्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 का सेक्शन 85। अब देखिए, ये जो सेक्शंस है ना, इन्हें आप खुद पढ़िए। बहुत ही ईजी वे में मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं और इनकी समझने के लिए इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत ही ईजी हैं और थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बाकी चैप्टर्स जितने हमने अब तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 85 करते हैं, पावर टू अप्लाई द एक्ट इन सर्टेन प्रेमिसेस। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर ये फैक्ट्रीज एक्ट नॉर्मली लागू नहीं होती, वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट इसे लागू कर सकती है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस इस एक्ट के उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर अप्लाई होते हैं जहाँ पर विद द एड ऑफ पावर काम होता है, या फिर विदाउट द एड ऑफ पावर, या फिर वेयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ऑर्डिनरीली कैरीड ऑन इवन इफ नॉट कंटिन्यूसली। ठीक है, अब नॉर्मली फैक्ट्री सेक्ट कहाँ पर अप्लाई हो रही थी, हमने पहले ही देखा था कि जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं विथ द एड ऑफ पावर। ठीक है, या फिर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं विदाउट द एड ऑफ पावर। विदाउट द एड ऑफ पावर हमने पढ़ा था। अब फैक्ट्री सेक्ट अगर वो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो फैक्ट्री सेक्ट को वहाँ पर भी अप्लाई कर सकती है जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स लेस देन 10 है, लेकिन विद द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं। ठीक है, पावर की मदद से काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, या फिर 20 से कम वर्कर्स हैं और विदाउट द एड ऑफ पावर काम करते हैं। अब ये तो हो गई पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशन है, जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें ओनर ने खुद डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं किया है, लेकिन ओनर की परमिशन से ही उन्हें और अग्रीमेंट के ज़रिए ही उन्हें एम्प्लॉय किया गया है, जिसमें ओनर इन्वॉल्व है। ठीक है, उसने खुद एम्प्लॉय नहीं किया, किसी को अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन उसके परमिशन से और उसके एग्रीमेंट से ही यहाँ पर वर्कर्स को अपॉइंट किया गया है। प्रोवाइडेड दैट, अगर जो ये अबव डिक्लेरेशन है ओनर वाला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरीड ऑन बाय द ओनर ओनली एंड विद द एड ऑफ हिज फैमिली ओनली। और ये कंडीशन जो है ओनर वाली, ये सिर्फ तब अप्लाई होती है जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या तो ओनर खुद चला रहा है या फिर वो अपनी फैमिली की मदद से चला रहा है, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस उसमें नहीं है, ना ही कोई आउटसाइड वर्कर्स हैं। ठीक है, अब इसका लीगल इफेक्ट भी है। वंस द प्लेस इज डिक्लेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1, यानी एक बार उसे फैक्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया है तो फिर वो जगह ओनर या फिर एनी पर्सन वर्किंग देयर इन, उसे अब जगह को तो फैक्ट्री मान लिया जाएगा, ओनर को ऑक्यूपायर मान लिया जाएगा, और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें वर्कर मान लिया जाएगा। ठीक है, हु काउंट्स एज ओनर, अ लीजी एंड अ मॉर्गेजी विथ पोजेशन। लीजी बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जिसने वो प्रेमिसेस, वो जगह को लीज पर या फिर रेंट पर लिया हुआ है। मॉर्गेजी विथ पोजेशन यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ठीक है, लोन के लिए सिक्योरिटी देते हैं ना, उसके तौर पर उसे होल्ड किया हुआ है और उसके पास पोजेशन भी है उसका। ओके, तो इसी तरीके के ये सेक्शंस हैं। हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें सेक्शन 88 इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनका नोटिस देना ज़रूरी है। अब देखो, जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा, अगर फैक्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से किसी की डेथ होती है, बॉडीली इंजरी हो जाती है, या फिर वो एक्सीडेंट जो है वो इस तरीके का है, इस नेचर का है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो आप हमें बताओ। अब बॉडीली इंजरी की एक यहाँ पर कंडीशन है, बॉडी इंजरी ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद जिस इंसान को वो इंजरी हुई है ना, वो आने वाले 48 आवर्स तक कोई काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जिस काम में वो पहले कर रहा था ना, वो अब नहीं कर सकता इंजरी होने के बाद, अगले 48 आवर्स तक, यानी 2 दिन तक, 2 days। causes the bodily injury that prevents the injured person from working for 48 hours or more immediately after the accident, यानी एक्सीडेंट के तुरंत बाद अगले 48 घंटे तक वो काम ही नहीं कर सकता है। अब मैनेजर ये नोटिस किसको देगा? टू दी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, यानी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि किससे आप वो नोटिस दोगे। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर फेटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, यानी किसी की डेथ हो गई है, तो फिर जिस अथॉरिटी को वो नोटिस मिल रहा है ना, ये जो मैनेजर ने नोटिस दिया है, तो जिस अथॉरिटी को वो नोटिस मिल रहा है वो 1 महीने के अंदर अंदर, नोटिस मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। ठीक है, और अगर वो अथॉरिटी इंस्पेक्टर नहीं है
तो फिर यानी कि किसी और अथॉरिटी को वो नोटिस मिला हुआ है, तो इस केस में वो अथॉरिटी इंस्पेक्टर को बोलेगी कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट कर दो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फेटल एक्सीडेंट हुआ है और किसी की डेथ हो गई है। नाउ सबसेक्शन 3, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इंक्वायरी के लिए। सेक्शन 89 कहता है कि सर्टेन डिजीजेस का भी नोटिस दो आप मैनेजर को। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, अब देखो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या होते हैं, कोई भी वर्कर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है ना, तो वहाँ पर उस फैक्ट्री में कई केमिकल्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कई केमिकल्स का यूज़ होता है और उन केमिकल से कई बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसी बीमारियाँ इस एक्ट के 3rd शेड्यूल में एक लिस्ट के तौर पर दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्कर को किसी फैक्ट्री में ऐसा डिसीज़ हो जाता है जो 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है, तो फिर मैनेजर को नोटिस भेजना होगा अगेन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ को, प्रिस्क्राइब फॉर्म में और विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात होती है। एक डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो उस पर्सन को एग्जामिन करेगा, उसको यानी कि देखेगा, जैसे डॉक्टर को हम दिखाने के लिए जाते हैं ना चेकअप के लिए, तो चेकअप करेगा उस इंसान का जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयड था पहले, ठीक है, और अब उसे ऐसी कोई बीमारी हुई है जो डॉक्टर को लगती है कि इस एक्ट के 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है। अब डॉक्टर अगर उसे तसल्ली हो जाती है कि इस एक्ट के 3rd शेड्यूल के हिसाब से उस इंसान को कोई बीमारी हुई है, तो फिर बिना किसी देरी के चीफ इंस्पेक्टर को एक रिटर्न रिपोर्ट बनाकर भेजेगा। उस रिपोर्ट में जिस इंसान को ये बीमारी हुई है उसका नाम और पूरा एड्रेस भेजेगा, ठीक है, और उस बीमारी का नाम और पूरी डिटेल भेजेगा जो डॉक्टर को लगता है कि इस इंसान को हुई है, पेशेंट को है, और जिस फैक्ट्री में उसने काम किया है या फिर यानी कि प्रेजेंट में कर रहा है या फिर पहले किया था, उस फैक्ट्री का भी नाम और एड्रेस उस रिपोर्ट में भेजना होगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि जैसे ही चीफ इंस्पेक्टर को ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ, या तो सर्टिफाइंग सर्जन के सर्टिफिकेट से या फिर किसी और तरीके से कि इस इंसान को सचमुच एक 3rd शेड्यूल का डिजीज़ हुआ है, तो फिर सबसे पहले तो चीफ इंस्पेक्टर जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब फीस दे देगा और इस फीस को वो रिकवर कर लेगा ऑक्यूपायर से। अब एक ऑक्यूपायर किस फैक्ट्री का होगा, उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर जिस फैक्ट्री के वर्कर को ये डिजीज़ हुआ है, वर्कर या फिर पर्सन को ये डिजीज़ हुआ है। अब अगर डॉक्टर फेल हो जाता है, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं भेजता टाइम पर, ठीक है, अगर डॉक्टर रिपोर्ट टाइम पर नहीं भेज रहा है तो फिर उसे पनिशमेंट दी जा सकती है और इस पनिशमेंट में उस पर 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 3rd शेड्यूल में नए डिजीज़ेस को ऐड कर सकती है, एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो हैं उनको मॉडिफाई कर सकती है, और ये जो एडिशन और ऑल्ट्रेशन है ना, ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही ये ऐड कर सकती है, ठीक है। नाउ सेक्शन 91 पावर टू टेक सैंपल्स। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जब एक्सीडेंट हो तभी कोई कदम उठाया जाए, है ना। इंस्पेक्टर के पास ये लीगल पावर है वो फैक्ट्री के किसी भी सब्सटेंसेस के सैंपल ले सकता है, ठीक है, टेस्टिंग या फिर एनालिसिस के लिए। तो फिर सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी एक इंस्पेक्टर को लगता है तो फिर वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के दौरान किसी भी फैक्ट्री में जाकर सैंपल्स ले सकता है, लेकिन ये सैंपल्स लेने के लिए उसे सबसे पहले ऑक्यूपायर और मैनेजर को या फिर उस समय जो उस फैक्ट्री का इंचार्ज होगा उसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। बिना उसकी इन्फॉर्म किए वो सैंपल लेने नहीं जा सकता इंस्पेक्टर, ठीक है। सबसे पहले इंस्पेक्टर को ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर को या फिर इंचार्ज जो उस फैक्ट्री का होगा उसे इन्फॉर्म करना होगा और उसके बाद ही सैंपल लेने के लिए वहाँ पर जा सकता है। इंस्पेक्टर कैन टेक अ सफिशिएंट सैंपल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी इंस्पेक्टर सफिशिएंट सैंपल्स ले सकता है जिन सब्सटेंसेस के बारे में इंस्पेक्टर को लगता है कि ये या तो फैक्ट्री में यूज़ हुए हैं या फिर यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। नाउ दिस पावर अप्लाइज ओनली इफ द यूज़ ऑफ सब्सटेंस फॉल अंडर ईदर ऑफ द 2 फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये जो सैंपल लेने की पावर है, ये जो सफिशिएंट सैंपल लेने की पावर है ना इंस्पेक्टर की, इसमें 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो इंस्पेक्टर को लगता है कि इस सब्सटेंस से इस एक्ट के किसी प्रोविज़न का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, यानी इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, परमिसिबल लिमिट्स हैं, उन सभी को वायलेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है कानून को इस एक्ट के, तो फिर सब सैंपल ले सकता है, ठीक है। या फिर ये जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं फैक्ट्री में, इनसे किसी वर्कर को बॉडीली इंजरी हो सकती है
या फिर उसकी हेल्थ को खतरा है, वर्कर की हेल्थ को खतरा है। अब सैंपल्स को हैंडल कैसे किया जाएगा? यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है ना, सबसे पहले तो जो सैंपल्स लेगा उसका डिवीज़न करेगा 3 हिस्सों में, और ये जो डिवीज़न करेगा ना, ये उस इंसान की मौजूदगी में करेगा जिसे उसने बताया है। बेसिकली ऑक्यूपायर, मैनेजर या फिर फैक्ट्री इंचार्ज की मौजूदगी में इन सैंपल्स को लेगा। नाउ इंस्पेक्टर इन सैंपल्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिए, और इनको प्रॉपरली सील और मार्क करेगा। हर सैंपल को प्रॉपरली सील करेगा और प्रॉपरली मार्क करेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब अलाउ द फैक्ट्री रिप्रेजेंटेटिव टू सील एंड मार्क। जो फैक्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, ऑक्यूपायर, मैनेजर या फिर फैक्ट्री इंचार्ज, वो भी यहाँ पर सील और मार्क अपनी फैक्ट्री का लगाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन होना चाहिए ना कि आपने हमारी फैक्ट्री से ही ये सैंपल लिया है। हो सकता है इंस्पेक्टर कहीं और से लेके आ गया और हमारी फैक्ट्री पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 कहता है कि फैक्ट्री को इंस्पेक्टर को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने होंगे। जब भी कोई इंस्पेक्टर आपकी फैक्ट्री में आया है सैंपल्स लेने के लिए, तो उसे प्रॉपर अप्लायंसेस दो, टूल्स और इक्विपमेंट्स दो, जिसकी वजह से वो सैंपल्स को डिवाइड कर सके, सील कर सके और मार्क कर सके। सबसेक्शन 4, इन 3 पोर्शंस का होता क्या है? ये जो 3 पोर्शंस इसने सब इंस्पेक्टर ने बनाए हुए हैं, इनका क्या होगा? तो पहला पोर्शन तो जाएगा फैक्ट्री के ऑक्यूपायर, मैनेजर या फिर इंचार्ज के पास। बेसिकली फैक्ट्री के पास गया पहला सैंपल। दूसरा सैंपल जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, जो उस सैंपल का एनालिसिस करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा अपनी। थर्ड पोर्शन इंस्पेक्टर के पास रहेगा, और जब भी लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट में इस सैंपल को प्रेजेंट करने की बात आएगी सबूत के तौर पर, तो इंस्पेक्टर उसे प्रेजेंट करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली एक पार्ट गया फैक्ट्री के पास, दूसरा पार्ट गवर्नमेंट लैब में गया, और तीसरा पार्ट इंस्पेक्टर के पास रहेगा, ताकि वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सके उस पार्ट को। सबसेक्शन 5 कहता है कि एनालिस्ट की जो रिपोर्ट बनेगी, यानी एक सैंपल जो हमने गवर्नमेंट एनालिस्ट को दिया था ना, उसकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। तो वो रिपोर्ट एविडेंस के तौर पर यूज़ की जा सकती है लीगल प्रोसीडिंग्स में, ओके। इसीलिए तो उसे वहाँ पर भेजा है और एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। नाउ चैप्टर 10 पेनल्टी और प्रोसीजर्स की बात करता है। देखो, जनरल पेनल्टी क्या है? अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मानता है, इस एक्ट के रूल्स को नहीं मानता है, इस एक्ट के तहत रिटर्न ऑर्डर्स को भी नहीं मानता है, तो फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, ऑक्यूपायर और मैनेजर, ठीक है, दोनों को ही गिल्टी माना जा सकता है, और उनको पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट को जेल होगी, कम से कम 2 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं, ओके। और अगर वो ऑफेंस को कंटिन्यू रखते हैं, यानी 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन उन पर इम्पोज कर दिया है, उन्होंने फ़ाइन नहीं दिया, लेकिन फिर भी ऑफेंस को कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है, तो फिर 1000 रुपये पर डे, जब तक वो वायलेशन को कंटिन्यू रखेंगे तब तक उन पर लगाया जाएगा। अब यहाँ पर सीरियस एक्सीडेंट्स के लिए मिनिमम फ़ाइन भी है। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रवेंशन होता है, वायलेशन होता है, जिसमें चैप्टर 4 सेफ्टी प्रोविजंस या फिर कोई रूल चैप्टर 4 का या फिर सेक्शन 87 इन्वॉल्व है, और ऐसे वायलेशन की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर कम से कम फ़ाइन जो होगा वो 25,000 रुपये का लगेगा। और अगर सीरियस बॉडीली इंजरी होती है तो कम से कम जो फ़ाइन होगा वो 5,000 रुपये तक का लगेगा। सीरियस बॉडीली इंजरी क्या होती है? अब ये 2-3 बार एटलीस्ट इस क्लास में आ चुका है, तो ये होती क्या है? तो ये एक्ट कहती है कि सीरियस बॉडीली इंजरी वो होगी जिसमें किसी का परमानेंट लॉस हो जाता है, या तो किसी लिम्ब का, यानी हाथ या पैर का कट गए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए परमानेंट लॉस हो गया वो, ठीक है, वो आएगा सीरियस बॉडी इंजरी में। या फिर उसकी आंखें ख़राब हो गई, या फिर सुनने की शक्ति चली गई, ठीक है, तो ये भी परमानेंट लॉस में आएगा। या फिर फ्रैक्चर ऑफ एनी बोन, तो इनको सीरियस बॉडीली इंजरी में काउंट किया जाएगा। अब किसको काउंट नहीं किया जाएगा? किसी एक बोन का फ्रैक्चर, या फिर किसी जॉइंट का, मान लीजिए उंगली या फिर पैर जो है, पैर की उंगलियां, उसमें छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है, तो इसे सीरियस बॉडीली इंजरी काउंट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 93 कहता है लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स इन प्रेमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब वो यहाँ पे ये सीधा कह रहा है कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक फैक्ट्री के ओनर और ऑक्यूपायर सेपरेट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है, सबसेक्शन 1 कहता है कि बिल्डिंग, सेपरेट बिल्डिंग लेकिन कॉमन फैसिलिटीज़,
अब एक प्रेमिसेस है, मान लीजिए एक इतना बड़ा प्लॉट है और यहाँ पर ये एक ही ओनर का है, ठीक है, ये एक प्लॉट एक ही ओनर का है और यहाँ पर इसने 4 बिल्डिंग्स बना दी हैं, बिल्डिंग 1, 2, 3 और 4, और ये चारों ही बिल्डिंग्स इसने अलग अलग फैक्ट्रीज़ के ऑक्यूपायर को दी हुई हैं लीज पर, ठीक है। तो यहाँ पर ओनर की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे प्रेमिस में वो रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, लाइट और सैनिटेशन प्रोवाइड करे और मेंटेन करे। ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि ऑक्यूपायर की, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि यहाँ पर ऑर्डर्स इशू कर सकता है ओनर के लिए कि भैया इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाओ। सबसेक्शन 3 कहता है कि चलो अब इतना बड़ा प्रेमिस नहीं है लेकिन तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में अलग फ्लोर्स हैं, ठीक है, फ्लोर्स और फ्लैट्स बनाए हुए हैं इतने सारे। अब एक ओनर है जो इस बिल्डिंग का ओनर है और यहाँ पर अलग अलग फ्लैट्स या फ्लोर्स बने हुए हैं और उसने सभी फ्लैट अलग अलग ऑक्यूपायर्स को दिए हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर उस बिल्डिंग के ओनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर लैट्रिन, यूरिनल्स, वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, लेकिन सिर्फ तब जब कॉमन वाटर सप्लाई हो इस सभी में, ठीक है। एक बिल्डिंग की कॉमन वाटर सप्लाई है तो फिर ओनर ही प्रोवाइड करवाएगा इन फैसिलिटीज़ को। मशीनरी और प्लांट की फेंसिंग करवाएगा ओनर, ठीक है, लेकिन सिर्फ उन मशीन्स की जो ओनर की खुद की हैं और उसने किसी ऑक्यूपायर को दी नहीं है अभी। जो ओनर की मशीन्स हैं सिर्फ उनकी फेंसिंग करवाएगा वो। सेफ एक्सेस एंड क्लीनलीनेस की जो भी फ्लोर और फ्लैट्स में होंगे, साफ़ सफाई वगैरह वो सभी करवाएगा, ठीक है। कॉमन पैसेज जो होंगे जहाँ से हर फैक्ट्री के वर्कर्स और ऑक्यूपायर्स वगैरह गुजर रहे हैं, स्टेयरकेस जो होंगे उनकी मेंटेनेंस करवाएगा, साफ़ रखेगा उनको। फायर प्रिकॉशंस ये ओनर की जिम्मेदारी है। होइस्ट एंड लिफ्ट, ऑब्वियसली एक बिल्डिंग में लिफ्ट तो एक ही बनेगी, है ना, तो उसको मेंटेन करना। और अदर कॉमन फैसिलिटीज़, बेसिकली कॉमन फैसिलिटीज़ जो हर फैक्ट्री यूज़ कर रही है ना, उसकी जिम्मेदारी ओनर पर आती है। अगेन चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर इशू कर सकता है इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए ओनर को। सबसेक्शन 5 कहता है कि सेपरेट रूम्स विथ कॉमन टॉयलेट। अब चलो ठीक है भैया, प्लॉट भी नहीं, बिल्डिंग भी नहीं, तुमने एक रूम में ही, एक ही रूम था और वहाँ पर एक ही फ्लोर पर सेपरेट रूम्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूम्स हैं। और मान लीजिए 4 रूम्स हैं, ये एक फ्लोर है और यहाँ पर 4 रूम्स बना दिए, 1, 2, 3 और 4 ऑक्यूपाई ओनर ने 4 रूम्स बना दिए यहाँ पर। तो अब ये ओनर की जिम्मेदारी है कि इन रूम्स की जो कॉमन लेटरिन, यूरिनल्स और वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मेंटेन करे और प्रोवाइड करे, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 6 कहता है, अगेन चीफ इंस्पेक्टर की पावर है कि वो ऑर्डर इशू करेगा इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। किसको इशू करेगा? ओनर को। नाउ पोर्शन ऑफ रूम और शेड लीज्ड आउट। अब पहले तो हमने एक फ्लोर में कई सारे रूम्स देखे थे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक ही रूम है, एक इतना बड़ा रूम है और उसी के कुछ पोर्शंस में सेपरेट फैक्ट्रीज़ हैं। बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी तो अलग अलग बन गई। चलो, तो यहाँ पर ओनर की जिम्मेदारी बनती है कि चैप्टर 3 के हेल्थ प्रोविजंस एक्सेप्ट डस्ट एंड फ्यूम, क्योंकि ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके का काम कर रहा है, ये ओनर नहीं देखेगा, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम और आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के अलावा जितनी भी हेल्थ प्रोविजंस हैं उनकी जिम्मेदारी ओनर की है। और सेफ्टी प्रोविजंस एक्सेप्ट वर्क नियर मशीनरी इन मोशन, स्ट्राइकिंग गियर, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, होस्ट लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन रोप्स एंड रिवॉल्विंग मशीनरीज, इन सभी के अलावा सेफ्टी प्रोविजंस की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर की। अब सेक्शन 21, 24, 32 इनके लिए ओनर सिर्फ तब तक जिम्मेदार है जब तक चीज़ें उसके हाथ में हैं, अंडर हिज कंट्रोल। 21 फ्लोर, स्टेयर्स और मीन्स ऑफ एक्सेस की बात करता है। 24 एक्सेसिव वेट्स की बात करता है। ये ओनर के हाथ में नहीं हो सकती क्योंकि फैक्ट्री का ऑक्यूपायर अगर अलग है तो फिर वो अपने वर्कर्स को अपने हिसाब से काम करवाएगा, है ना, तो वहाँ पर ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर चीज़ें ओनर के कंट्रोल में हैं तो फिर जिम्मेदारी ओनर की ही होगी। द ऑक्यूपायर टेनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग, यानी जो ऑक्यूपायर होगा इस फैक्ट्री का वो चैप्टर 4 के प्रोविजंस को तब मानेगा, तब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो ऑक्यूपायर जब वो मशीनरी उसने ही प्रोवाइड की है उसके फेंसिंग के लिए, और आसपास जो मोशन में मशीन रहेगी तो उसके आसपास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ ऑक्यूपायर जिम्मेदार होगा, लेकिन सिर्फ तब जब वो मशीन एक्चुअली ऑक्यूपायर ने ही प्रोवाइड करवाई हो। और अगेन सबसेक्शन 8 चीफ इंस्पेक्टर की पावर्स, ऑर्डर इशू करेगा ओनर के लिए कि इन चीज़ों को फुलफिल करो।
सबसेक्शन 9 कहता है कि एक बिल्डिंग है, अब ये जो प्रमाइस है पूरा, इसमें वर्कर्स कैसे काउंट होंगे। अगर सेपरेट फैक्ट्रीज़ के तौर पर काउंट करें तो मान लीजिए एक बिल्डिंग है, अब इसमें इतनी फैक्ट्रीज 6 फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, ठीक है, हर फैक्ट्री में 10 से कम वर्कर्स ही हैं, तो क्या इनको फैक्ट्री काउंट नहीं किया जाएगा। ये सबसेक्शन कहता है कि जब भी ऐसे प्रेमिसेस में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड आप काउंट करोगे ना, तो इस पूरी बिल्डिंग में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे कितनी भी फैक्ट्रीज हों, अगर इस पूरी बिल्डिंग को बेसिकली एक सिंगल फैक्ट्री के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, और इसमें जितने भी वर्कर्स हैं ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। नाउ सेक्शन 94, एनहांस्ड पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, पहले आपको सज़ा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे, आपने दोबारा से वही गलती की है, तो फिर सेक्शन 92 में जब आपको गिल्टी साबित कर दिया था और आपने दोबारा से वही गलती की है, तो अब जो पहले आपको 2 साल तक की जेल हो रही थी, अब 3 साल तक की जेल हो सकती है, 10,000 से 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट 10,000 रुपये से कम का फाइन भी लगा सकती है अगर उसे लगता है कि स्पेशल रीजंस थे, इसकी वजह से ये गलती इससे हुई है। नाउ अगर इस रिपीटेड कॉन्ट्रावेंशन की वजह से, जो चैप्टर 4 का हुआ है या सेक्शन 87 का हुआ है, इसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो जो फाइन पहले 25,000 तक लग रहा था ना, 25,000 मिनिमम 25,000 लग रहा था, अब वो हो गया है 35,000। और सीरियस बॉडीली इंजरी जो पहले 5,000 लग रहा था, अब लग रहा है 10,000 रुपये। नाउ टाइम लिमिट फॉर काउंटिंग प्रीवियस कन्विक्शन। ये सबसेक्शन कहता है कि अगर किसी किसी फैक्ट्री के ऑक्यूपायर या ओनर ने कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन 2020 में किया था और अगला कॉन्ट्रावेंशन उसने 2026 में किया है, ठीक है, तो क्या उसको प्रीवियस कन्विक्शन की टाइम लिमिट में काउंट करोगे। तो ये सबसेक्शन कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर जो उसने मान लीजिए 2026 में उसने दोबारा से कोई वायलेशन किया है इस फैक्ट्रीज एक्ट के किसी सेक्शन का, तो फिर पिछले 2 साल देखे जाएंगे बस। अगर उसने पिछले 2 साल में कोई और कन्विक्शन किया होगा, कोई और वायलेशन किया होगा इस एक्ट के सेक्शंस का, तो ही उसे कंटिन्यूइंग प्रीवियस कन्विक्शन मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली 2 साल की यहाँ पर लिमिट है। अगर 2 साल के अंदर अंदर आप 2 बार ऐसा कोई ऑफेंस करते हो तो ही उसे प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा, या अगर उससे ज़्यादा कोई टाइम हो जाता है, यानी 3, 4, 5, 6 साल हो गए हैं, तो फिर उसे न्यू ऑफेंस ही मानो। ओके। सेक्शन 95 कहता है कि अगर आप किसी इंस्पेक्टर को उसकी पावर्स एक्सरसाइज करने से रोक रहे हो, विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर जो इंस्पेक्टर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप उसको नहीं दे रहे हो, या फिर इंस्पेक्टर किसी वर्कर से पूछताछ करना चाहता था, एग्जामिन करना चाहता था, ठीक है, तो आपने उस वर्कर को धमका के, डरा के रोक दिया कि अगर तुम इंस्पेक्टर के पास गए तो सोच लेना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ऐसे अगर कोई भी केस होता है तो यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकती है, जिसमें जेल हो सकती है 6 महीने तक की, फाइन हो सकता है 10,000 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। ओके। सेक्शन 96 पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस। हमने सेक्शन 91 में गवर्नमेंट एनालिस्ट की एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो अगर कोई भी जानबूझकर इस रिपोर्ट के रिजल्ट्स को डिस्क्लोज कर देता है या फिर पब्लिश कर देता है तो फिर उसे गिल्टी माना जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्क्लोजर किसी जुर्म को साबित करने के लिए किया गया है तो फिर ये नॉर्मल है, फिर इसमें सज़ा नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि इंस्पेक्टर कोर्ट में प्रेजेंट करेगा इस सैंपल के रिजल्ट्स को, तो क्या उसे गिल्टी माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप मज़े मज़े में किसी को बता दिया आपने कि इस रिपोर्ट में तो ये निकला है, इस फैक्ट्री के अंदर तो ये चल रहा है, तो आपको सज़ा हो सकती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की, फाइन 10,000 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 96A एंड सेक्शन 97 ऑफेंसेस बाय वर्कर्स। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ओनर्स और ऑक्यूपायर्स ही कोई ऑफेंस करें इसमें, है ना, वर्कर्स भी कर सकते हैं। तो अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को कोई वर्कर कॉन्ट्रावीन करता है, वायलेट करता है, तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। और वर्कर को अगर कन्विक्ट किया गया है तो ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपायर और मैनेजर भी गिल्टी होंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्यूपायर और मैनेजर को ये साबित करना होगा कि उसने वर्कर जो गलती कर रहा है ना, इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, उसको रोकने के लिए सारे रीजनेबल मेजर्स अडॉप्ट किए थे, ठीक है।
सेक्शन 98 पेनल्टी फॉर यूजिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देखा था जो सर्टिफाइंग सर्जन इशू कर रहा था, ठीक है। तो अगर कोई भी दूसरे पर्सन का सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यूज़ करता है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन अपना सर्टिफिकेट किसी दूसरे इंसान को दे देता है यूज़ करने के लिए, तो फिर दोनों को ही पनिशमेंट हो सकती है 2 महीने तक की जेल, फाइन लग सकता है 1000 रुपये तक का, या फिर दोनों लग सकते हैं। सेक्शन 99 डबल एम्प्लॉयमेंट करा रहा है कोई चाइल्ड से। हमने देखा था चाइल्ड भी परमिसिबल है, सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही फैक्ट्री में काम करेगा, है ना, हमने देखा था। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि चाइल्ड से आप एक ही दिन में 2 फैक्ट्रीज़ में काम करवा रहे हो या एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम करवा रहे हो, तो फिर इन लोगों को सज़ा हो सकती है। कौन कौन है? चाइल्ड के पेरेंट्स, गार्डियन, जिन लोगों के हाथ में उस चाइल्ड की कस्टडी है, या फिर उस चाइल्ड के ऊपर कंट्रोल है, या फिर चाइल्ड जो वेजेस कमा रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उन पैसों को डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है जिन लोगों को, इन लोगों को सज़ा हो सकती है जिसमें फ़ाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट, गार्डियन या फिर उस अदर पर्सन को पनिशमेंट नहीं भी मिल सकती, यानी कोर्ट बोल सकती है कि चलो आपकी गलती नहीं है, लेकिन उनको ये साबित करना होगा कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, चाइल्ड वर्कर है, वो हमारी मर्ज़ी के बिना ही काम कर रहा था। हमसे तो घर से बोलकर निकला था कि संतरे की गोली लेने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाकर फैक्ट्री में काम करने लगा। तो फिर इन्हें अगर ये साबित कर देते हैं तो इनकी गलती नहीं होगी, तो फिर इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 101 कहता है कि ऑक्यूपायर और मैनेजर को कब एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब कब उन्हें सज़ा मिलने से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले जब भी किसी ऑक्यूपायर और मैनेजर पर कोई अपराध या फिर इस एक्ट के वायलेशन का जो वो लगा हुआ है, मतलब उन्हें माना गया है, ऐसा चार्ज किया गया है उन्हें, तो फिर ऐसे ऑक्यूपायर और मैनेजर एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ठीक है, और उस कंप्लेंट में उस इंसान का नाम बताएंगे जिसने एक्चुअली वो क्राइम किया हुआ है, ठीक है, अगर उन्हें पनिशमेंट से बचना है तो। ओके, फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी अनदर पर्सन क्लेमिंग दैट दिस अदर पर्सन इज द एक्चुअल ऑफेंडर, यानी मैं जो ऑक्यूपायर या मैनेजर हूँ, मैंने असल में ये गुनाह नहीं किया है, बल्कि ये जो दूसरा इंसान है ना, इसने किया है, और मैं ये रिपोर्ट आपको भेज रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर गिव नोटिस, ये जो अनदर पर्सन है ना, जो एक्चुअल ऑफेंडर है, इसके बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, गवर्नमेंट लॉयर, उसे भी बताना होगा ऑक्यूपायर और मैनेजर को 3 दिन के अंदर अंदर, और ये कहना होगा कि मैं आपको 3 दिन के अंदर अंदर इस इंसान को जिसने असल में ये गुनाह किया है उसको आपके सामने लाके या कोर्ट के सामने लाके पेश कर दूंगा। नाउ तीसरी कंडीशन है आफ्टर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैव बीन प्रूव्ड इन कोर्ट। अब कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि हाँ भैया ऑफेंस तो हुआ है, ऑक्यूपायर और मैनेजर को डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, और इफ़ ही प्रूव्स बोथ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेटिस्फैक्शन टू द कोर्ट, मतलब जो एक्चुअल ऑफेंडर है ना, कोर्ट समझ जाती है कि हाँ चलो ठीक है, ऑक्यूपायर या मैनेजर ने ये गुनाह नहीं किया है लेकिन किसी दूसरे इंसान ने किया है, तो फिर यहाँ पर ऑक्यूपायर और मैनेजर को छोड़ा भी जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उन्हें 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले उन्हें बताना होगा कि उन्होंने इस वायलेशन को रोकने के लिए सारे कदम उठाए थे, ठीक है, और जिस इंसान ने असल में वो ऑफेंस किया है ना, वो इनकी नॉलेज के बिना किया है, इनकी कंसेंट के बिना किया है, ठीक है, या फिर इन्होंने उसे हेल्प भी नहीं की थी, किसी तरीके से उन्हें उकसाया भी नहीं था, इनकरेज भी नहीं किया था कि तुम भैया यहाँ पे जाके इस फैक्ट्री की मशीन में आग लगा दो, है ना, तो ऐसा भी नहीं था। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं ऑक्यूपायर और मैनेजर, तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है अपनी लायबिलिटी से। द अदर पर्सन एक्चुअल ऑफेंडर शैल बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस। अब इस केस में जब ये हो गया है तो अदर पर्सन जो एक्चुअल ऑफेंडर है उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है, और उसे वही सज़ा मिलेगी जो ऑक्यूपायर और मैनेजर को मिलती अगर उन्होंने किया होता तो। असल में ऑक्यूपायर और मैनेजर शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट फॉर द ऑफेंस, यानी उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट व्हाइल द ऑक्यूपायर और मैनेजर इज ट्राइंग टू प्रूव द अबव फॉलोइंग रूल्स शैल अप्लाई, यानी जब ये चीज़ें प्रूव कर रहे हैं ना ऑक्यूपायर और मैनेजर, तो उन्हें ये चीज़ें रूल्स उन पर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो ऑक्यूपायर और मैनेजर को शपथ दिलवाई जाएगी, ठीक है, और ये शपथ लीगली बाइंडिंग होती है, इसीलिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। और उसके जो एविडेंसेस है ना, जो भी विटनेस के लिए वो बुला रहा है, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं उस पर्सन द्वारा जिस पर
इल्ज़ाम लगाया है ऑक्यूपायर और मैनेजर ने कि ये एक्चुअल ऑफेंडर है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो भी यहाँ पर सवाल कर सकता है उनसे, उस विटनेस से, ठीक है, या फिर एविडेंसेस को भी जांच कर सकता है। अब ये कह रहा है कि भैया क्या हो अगर एक्चुअल ऑफेंडर जो है वो असल में कोर्ट आ ही नहीं रहा है। एक जो एक्चुअल ऑफेंडर था उसे पता चल गया है कि हाँ भैया मुझे तो अब सज़ा मिल सकती है और इन लोगों ने मेरा नाम ले दिया, तो मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है, वो भाग गया वहाँ से। अब क्या होगा? तो सबसे पहले तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करेगी, एडजर्न यानी कि पोस्टपोन करेगी, फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन ये पोस्टपोन जो है, एडजर्नमेंट जो है, ये 3 महीने से ज़्यादा एक्सटीड नहीं करेगा, ठीक है। यानी ऑक्यूपायर और मैनेजर के पास सिर्फ 3 महीने हैं कि उस एक्चुअल ऑफेंडर को कोर्ट के सामने पेश करें, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा ये एडजर्नमेंट नहीं होगा। अब जब 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे और एक्चुअल ऑफेंडर अब भी नहीं आया है, तो फिर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगी और चार्ज जो होगा वो ऑक्यूपायर और मैनेजर पर ही साबित किया जाएगा फिर, ठीक है। फिर यही माना जाएगा कि ऑक्यूपायर और मैनेजर झूठ बोल रहे थे कि किसी और ने ऑफेंस किया है, लेकिन असल में ऑक्यूपायर और मैनेजर ने ही किया था। तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगी और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी ना, वो ऑक्यूपायर और मैनेजर के अगेंस्ट चलेंगी। और अगर इस केस में ये ऑफेंस प्रूव हो जाता है कि ऑक्यूपायर ने ही ये ऑफेंस किया हुआ है, तो फिर उन्हें सज़ा मिलेगी। ओके, अब इस एक्ट में कुछ शेड्यूल्स हैं, 3 शेड्यूल्स हैं टोटल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। इन तीनों शेड्यूल्स के जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो सारे पढ़ने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सारी एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आप बस ये पढ़िए कि किस शेड्यूल में दिया क्या हुआ है एक्चुअली। तो पहले शेड्यूल में दिया हुआ है उन इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट जिनमें हैज़ार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में आप वर्क एनवायरनमेंट में कितने केमिकल्स को रिलीज़ कर सकते हो उसकी परमिसिबल लिमिट दी हुई है। यानी कि मान लो किसी फैक्ट्री में एक केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है और उस केमिकल को आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कितना रिलीज़ कर सकते हो, कितने अमाउंट में रिलीज़ कर सकते हो, उसकी परमिसिबल लिमिट दी हुई है सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में हमने अभी पढ़ा था नोटिफाइबल डिजीजेस, ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में दिया हुआ है। ओके, सो ये थी आज की क्लास एंड आई होप आपको पूरी फैक्ट्री सेक्ट समझ में आई हो। देखिए इसमें कुछ सेक्शंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, टोटल इसमें 120 के आसपास सेक्शंस हैं, 120 ही सेक्शंस हैं, ठीक है। तो बाकी के सेक्शंस बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप उन्हें बेयर एक्ट जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड आई होप आपको ये पूरी एक्ट अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप यहाँ तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट शुरू करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।